हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जी के स्टडी विद मास्टर। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि हम आपको सीटेट के जो ये परीक्षा होने वाली है 2022 में, इसके लिए हम आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उसी श्रृंखला में ये आपका बाल विकास का ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं तो आपके लिए ये आगामी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये जो बाल विकास का जितना इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन आपके जो पिछले परीक्षाएं हुई हैं, जो 2022 से पहले की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनके प्रश्नों को बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन करने के बाद इनको बनाया गया है। तो जो भी पहले की परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं, वैसे ही इसको बनाया गया है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट आपके सामने दिया जा रहा है, ये आपका हूबहू आने वाली परीक्षा में जो पेपर आने वाला है उसके हिसाब से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मतलब कि इसमें देखिए आपका दिया गया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास। अर्जन का मतलब है कि हम कहाँ से भाषा को ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ से उस भाषा को सीख रहे हैं। और विकास का मतलब कि जो हम भाषा सीख लिए हैं उसका किस तरीके से विकास कर रहे हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि अर्जन और विकास हमारे किस अवधि के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी जन्म के पूर्व अवधि, मतलब कि जन्म से पहले की जो अवस्था है वो, और ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो जैसा कि हम आपको बता दें, ये जो किशोरावस्था होता है ये आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। जो ये किशोरावस्था होती है ये 12 से 18 वर्ष तक की होती है, ये होता है किशोरावस्था। मध्य बाल्यावस्था होता है, तो देखिए बाल्यावस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक मध्य बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसको हम 2 से 6 वर्ष में बांटते हैं। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसको हम कहते हैं 2 से 6 वर्ष तक। और जो मध्य बाल्यावस्था होता है वो 6 से 9 होता है, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेकर के 12 तक की होती है। तो ये हमारा बाल्यावस्था है। तो इसी में कहा गया है कि जो किशोरावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, जन्म से पूर्व की अवधि है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था, इन चारों अवस्थाओं में से कौन सी अवधि सबसे ज़्यादा भाषा के अर्जन और विकास के लिए संवेदनशील है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 वर्ष की अवधि। इसमें क्या होता है कि बच्चा कोई भी बोलने की कोशिश करता है, किसी भी शब्द को बोलने का प्रयास करता है, और इसी समय अगर हम बालक को अच्छे तरीके से उसको भाषा का अर्जन और विकास करना सिखा देंगे तो वो उसकी बोलचाल और उसकी भाषा में सुदृढ़ता आएगी और वो अपने भाषा को अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है कि कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। नैतिक विकास, नैतिक विकास का मतलब कि जैसे आपको अभी कहा जाता है कि आपके अंदर नैतिक विचार होने चाहिए। नैतिक विचार का मतलब कि हमारे अंदर जैसे गलत भावनाएं न आनी चाहिए। तो नैतिक विकास की अवस्था के लिए कहा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो एक वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा नैतिक विकास की अवस्था कब प्रस्तुत की गई, मतलब किस अवस्था में नैतिक विकास की जो अवधारणा है उसको व्यक्त करने की बात कही गई है। तो आपके ऑप्शन है, पहली है प्रसूति अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था, चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। मतलब ये चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन नैतिक विकास की एक अवस्था के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। मतलब कि हम समाज में एक दूसरे से मिल रहे हैं तो अपने भाव को प्रकट करेंगे और उसके भाव को ग्रहण करेंगे, तो इसी से हमारा नैतिक विकास होगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग यही कहना चाहते हैं कि जब हम समाज में अनुबंधन करेंगे, एक दूसरे से संपर्क करेंगे, तो हमारा नैतिक विकास ज़्यादा होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। इसमें है पठन वैफल्य
मतलब पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, मतलब जो पढ़ने में जो कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके अंदर पढ़ने की अक्षमता आ जाती है, उनके लिए कौन सा लक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। तो कहा गया है कि आपका जो ऑप्शन कहा गया, ऑप्शन नंबर ए, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। दूसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तीसरा है अपसारी चिंतन पढ़ने की धारा प्रवाहिता। और चौथा है न्यून अवधान विकार। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जिससे हमको ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर पढ़ने की अक्षमता है, मतलब वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, धारा प्रवाह। मतलब कि बच्चे को धारा प्रवाह, जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें फुल स्टॉप होता है, पूर्ण विराम होता है। तो अगर बच्चा धारा प्रवाह पढ़ रहा है, न फुल स्टॉप का ध्यान दे रहा है, न पूर्ण विराम का ध्यान दे रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, पढ़ने की अ, हीनता आ जाती है। मतलब कि वो सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि उसके अंदर पढ़ने की कमी है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। माफ़ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 हमारा है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। जैसे एक समावेशी कक्षा के बारे में हम आपको बता दें कि एक ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बालक बैठ के पढ़ते हों, जैसे कि लड़के भी हों, लड़कियां भी हों, दिव्यांग बच्चे भी हों, शारीरिक रूप से जो अक्षम्य बालक हैं वो भी एक साथ बैठ कर के पढ़ें। मतलब कि हर तरह के बालक एक ही क्लास में बैठ कर के पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि क्लास 7 का बच्चा क्लास 1 के साथ बैठा, ऐसा नहीं। मतलब क्लास 7 में ही पढ़ने वाले बच्चे हों, लेकिन हर तरह के बच्चे हों, उनको बैठा करके पढ़ाया जाए, वो होता है समावेशी कक्षा। तो कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। मतलब कि अगर हमको तैयार करना है तो हम उसके लिए घबराएं। हतोत्साहित का मतलब यही हो रहा है कि हम अब हिचकिचा रहे हैं। तो कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को सभी बच्चों को अगर पढ़ाना है तो क्या करना होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका दे दिया, ऑप्शन नंबर ए, तैयार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कभी कभी तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। मतलब कि हम एक्टिव हो करके हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाएं, ताकि जो कमज़ोर बालक है उसको भी समझ में आए, जो तेज़ बालक है वो तो समझ ही रहा है, जो तेज़ बालक है उसको बोरिंग ना हो, वो उस क्लास में ऊबे ना, इस हिसाब से हमको पढ़ाना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह में संबंधित विद्यार्थी, वंचित समूह मतलब जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या जिनको शिक्षा मिल रही है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, बीच में उनको छोड़ना पड़ जा रहा है, उनके बारे में कहा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह में संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कि क्या करना चाहिए एक शिक्षक को कि जो वंचित समूह के बच्चे हैं उनकी सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब कि वो क्या हो, स्कूल में पढ़ने आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिव रहें। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए, इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। मतलब कि उनको ये कहना चाहिए कि तुम जो सोच रहे हो उसको मत सोचो। बच्चों को ये कभी नहीं कहने देना चाहिए कि तुम अपने दिमाग में जो सोच रहे हो उसको मत सोचो। बच्चे क्या होते हैं, जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा वो करने की कोशिश करते हैं, तो उनको कभी भी इसके बारे में नहीं रोकना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। मतलब कि जो हमारे पढ़ाने का तरीका उसमें हमको सुधार करना है और कुछ ऐसे तरीक़ों का उपयोग करना है जिससे कि बच्चे क्या हों, स्कूल में ज़्यादा एक्टिव हों और उनको डेली पढ़ने आने का मन करे। ऑप्शन नंबर सी, इस स्थिति को जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा है कि सपना एक लड़की है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सपना हमेशा समस्या में
एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। मतलब सपना जो है उसके अंदर जो भी समस्या आती है तो वो उसके समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। सपना किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक विचार, ऑप्शन नंबर बी अभिसारिक विचार, ऑप्शन नंबर सी अनम्य विचारक और ऑप्शन नंबर डी आत्म केंद्रित विचारक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 6 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक विचारक। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन को हम समझा दे रहे हैं। जैसे सृजनात्मक विचारक है, सृजनात्मक विचारक का मतलब कि हमारे अंदर कुछ नई चीज़ों को करने के लिए हम अपने आप से प्रोत्साहित होते हैं, आत्म प्रोत्साहित होते हैं, हमको कुछ नई चीज़ करना है, वो सृजनात्मक विचारक हो गया। अभिसारी विचारक मतलब कि जो कुछ हम सोच रहे हैं बस वही कर रहे हैं। अनम्य विचारक हमको कुछ नहीं पता है। आत्मकेंद्रित विचारक मतलब कि हम अपने मन में ही बस वो बात सोच रहे हैं, किसी के सामने अपने बात को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, मतलब वो हमारे तक ही केंद्रित है, वो आत्म केंद्रित हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? मतलब कि एक क्लास में क्या हो रहा है, डिबेट हो रहा है, डिबेट हो या फिर जैसे कि लड़के और लड़कियों के बीच में वाद संवाद हो रहा है, तो उसमें जो टीचर है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसके लिए कहा गया है कि इसका क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर पक्षपात, ऑप्शन नंबर बी है जेंडर पहचान, ऑप्शन नंबर सी है जेंडर समरूपता और ऑप्शन नंबर डी है जेंडर संबद्धता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात मतलब कि वो क्या कर रहा है कि लड़कों को अलग बता रहा है, महत्वपूर्ण बता रहा है, और लड़कियों को महत्वपूर्ण नहीं बता रहा है, मतलब इससे जेंडर पक्षपात हो जाए। अगर दोनों को हम समान बताते तो जेंडर समरूपता हो जाता, और यही करना भी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 8 है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? मतलब कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता मतलब कि उनके अंदर जेंडर के प्रति कोई भी रूढ़िवादिता दिमाग में न आए, जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है, तो उसके लिए इसमें से जो भी ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा? ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, मतलब जेंडर को मतलब लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग खेल करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं का महत्व देना, मतलब लड़कों के लिए अलग महत्व, लड़कियों के लिए अलग महत्व देना, ऑप्शन नंबर डी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? मतलब कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है? तो ऑप्शन नंबर ए में है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर बी में है जॉन बी वॉटसन, ऑप्शन नंबर सी है लेव वाइगोत्स्की और ऑप्शन नंबर डी है जीन पियाजे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लेव वाइगोत्स्की। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 10 है जिज्ञासा, माफ़ कीजिएगा जिज्ञासा है। जिज्ञासा पहेली को करते समय, मतलब कोई लड़की है वो पहेली कर रही है, तो पहेली को करते समय 5 वर्ष की शालिनी स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला, नहीं गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार से संबोधित करते हैं? मतलब कि जिज्ञासा पहेली को करते समय 5 वर्ष की शालिनी, जिज्ञासा एक पहेली है, माफ़ कीजिएगा लड़की नहीं है, एक पहेली है, उस पहेली को करते समय जो शालिनी है वो अपने मन में बात कर रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं
यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब कि कोई भी प्रश्न होता है, हम कभी कभी अपने से भी बात करते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वही शालिनी अपने मन में बात कर रही है कि इस में कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता जो अपने आप में कर रही है, इसको वाइगत्स्की जो वैज्ञानिक है इन्होंने किस प्रकार से संबोधित किया है। तो कहा है ऑप्शन नंबर ए में आत्मकेंद्रित वार्ता, ऑप्शन नंबर बी में पाठ ढांचा, मतलब कि वो क्या कर रही है, एक ढांचा बना रही है। ऑप्शन नंबर सी में जोर से बोलना, और ऑप्शन नंबर डी में व्यक्तिगत वार्ता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वो क्या कर रही है, वो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है कि क्या ये सही होगा, नहीं ये वाला नहीं होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। बच्चों को संकेत देना अथवा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रबलन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी ढांचा, और ऑप्शन नंबर डी मॉडलिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ढांचा। प्रश्न नंबर 12 है, ये जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं प्रश्न नंबर 12 में, इनमें से कौन सा जो कथन है वो बुद्धि के बारे में सही है। मतलब कि बुद्धि के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो कथन दूसरा है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। और ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है। तो इसमें जो बुद्धि के बारे में जो सही कथन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ये बुद्धि एक बहुआयामी होता है। मतलब बुद्धि क्या होता है, अनेक तरह का होता है, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 की तरफ। हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को हम आकलित कर रहे हैं तो उसका जो पहला उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना या समझाना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 14 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पहला ऑप्शन है अनुबंधन, ऑप्शन नंबर बी है प्रबलन, ऑप्शन नंबर सी है स्कीमा, और ऑप्शन नंबर डी है अवलोकन अधिगम। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्कीमा। अब चलते हैं अपने 15 प्रश्न, और ये जो है इस सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो आपका जो 15वां प्रश्न है वो है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे भी एक वैज्ञानिक है, तो कह रहा है कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन नंबर बी आस्थगित अनुकरण पदार्थ यायित्व, ऑप्शन नंबर सी प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता, और ऑप्शन नंबर डी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क संघात्मक विचार। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षण कक्षा समावेशन। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कुछ प्रश्नों में हमने जो ऑप्शन है उनके बारे में डिटेल से नहीं बताया। हमने इसलिए डिटेल से नहीं बताया क्योंकि अगर हम डिटेल से बताने लग जाएंगे तो ये आपकी वीडियो जो है ये 15 क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो कम से कम 30 से 40 मिनट की हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जितना कम से कम समय का ये वीडियो बने। और जहाँ तक रही समझाने की बात, तो इसके लिए हम आपको
आपको एक अलग वीडियो देंगे जिसमें सीटेट के बाल विकास का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अलग अलग टॉपिक में हम आपको जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सब आपको समझाया जाएगा। जैसे कि आपका एनसीएफ हो गया, फिर जीन पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की, इनका अलग अलग थ्योरी जो है वो सब आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसलिए नहीं समझाएं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसके लिए हम अपने वीडियो को अब बंद कर रहे हैं और थैंक यू।